बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे प्राचीन इतिहास के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो खास करके अभी भी जिनका न्यू एडमिशन हुआ है, 2023 की परीक्षाएं उनकी लगी हुई हैं, होने वाली हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। और आगामी परीक्षाएं 24-25 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। तो आइए हम चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन इतिहास, अर्थात जिन छात्र छात्रों ने प्राचीन इतिहास दिया होगा उनको बड़ी ही आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद में अपने चैप्टर्स को, अपने टॉपिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट को समझने में हर एक प्रकार से मदद करेगा यह वीडियो लेक्चर आपका, चाहे वो परीक्षा हाल हो, चाहे आपका क्लासरूम हो। ओके, आपको बता दूं कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2023 की परीक्षाओं के लिए एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर 1 का क्या नाम है? प्राचीन भारतीय संस्कृति को या प्राचीन भारतीय सभ्यताओं को जानने के जो ऐतिहासिक स्रोत रहे हैं। ऐतिहासिक स्रोत मतलब क्या? इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं उनको ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। किसको जानने के? इतिहास में जो प्राचीन सभ्यताएं छुपी हुई थी, चाहे वो भारतीय स्तर की बात की जाए तो सबसे पहले हम भारतीय स्तर की प्राचीन सभ्यताओं पर चर्चा करेंगे। भाग 1 में आपको भारत की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानना है और भाग 2 के अंतर्गत आपको विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 पेपर होते हैं तो उसके लिए आपको इस तरीके से, वैसे अधिकतर विश्वविद्यालयों में एक ही पेपर होता है, उसमें विश्व एवं प्राचीन की मतलब विश्व एवं भारत की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना होता है। तो किसी किसी में एक ही पेपर होता है, लेकिन किसी किसी में 2 पेपर भी होता है। जैसे कि 2 पेपर किसमें होते हैं, जैसे कि जो है आपका यूनिवर्सिटी हो गया, डीडीयू यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा यली वार्ता लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, इसमें एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। बाकी अदर्स यूनिवर्सिटीज में एक ही पेपर होगा। तो परेशान नहीं होना आप सभी लोगों को बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिए, तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो भारत की जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं आखिरकार मतलब जो प्राचीन संस्कृतियां रही हैं, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के को जानने के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनको जानेंगे। अर्थात किस प्रकार से ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से हमको कौन कौन सी ऐसी चीज हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन स्रोतों के माध्यम से हमको आखिरकार प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। चाहे प्राचीन भारत की संस्कृति के बारे में हो, चाहे प्राचीन भारत की सभ्यता के बारे में जानकारी हो, या प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हो, चाहे उसके ऐतिहासिक जानकारी हो, उस मतलब इतिहास की जानकारी में खासकर राजनीतिक जानकारी हो, राजनीतिक पहलुओं का विवरण जानना हो, या जो है सामाजिक पहलुओं का, सांस्कृतिक पहलुओं का, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर हमको विवरण देखना, आर्थिक तंत्र कैसा था, तो सभी चीजों को जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों पर हम निर्भर रहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत की बात की है, हिस्टोरिकल जो सोर्सेस होते हैं, अर्थात अगर बात की है ऐतिहासिक स्रोतों की, ठीक है, किसकी? ऐतिहासिक स्रोतों की। तो ऐतिहासिक स्रोतों की अगर हम बात करते हैं भैया, तो ऐतिहासिक स्रोतों को हम 2 भागों में एक प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो हो जाता है आपका पुरातात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत भाई? पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, पुरातात्विक स्रोत की अगर बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है भाई? पुरातात्विक स्रोत की बात की है। और एक आता है आपका जैसे कि जो है साहित्यिक स्रोत। ठीक, साहित्यिक स्रोत। तो एक तो हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत और एक होगा साहित्यिक स्रोत। चूंकि पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि बात की जाए, जैसे कि इसमें आप देखते हैं जैसे कि मुद्राएं हो गई, ठीक है, विभिन्न मुद्राएं प्राप्त हुई, उनके माध्यम से हमको पता चलता है कि इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। इसके बाद में मुद्राओं के माध्यम से हमको कुछ लेख मिलते हैं, उन लेखों के माध्यम से पता चलता है, लेखों के माध्यम से। इसके अलावा कुछ अभिलेख भी मिलते हैं, ठीक है, अभिलेख होते हैं, कुछ आपके शिलालेख भी होते हैं। तो ये सब शिलालेख हो गए, ठीक, तो तमाम प्रकार के लेख मिलते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं मुद्राओं के अलावा भी, अभिलेखों के अलावा भी आप देखते हैं और भी तमाम सारी चीजें हमको प्राप्त होती हैं, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिरकार इतिहास को जानने के स्रोतों में मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों का कितना महत्व है और किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसके अलावा और भी चीजें जैसे कि बहुत सारी क्या मिलती है हमको भाई? बहुत सारी मूर्तियां भी मिलती हैं। जैसे इसमें शिलाओं का निर्माण मतलब शिलाएं तो हो गई, इसके अलावा तमाम सारी क्या मिलती हैं भाई? मूर्तियां भी मिलती हैं।
तो मूर्तियों के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि आखिरकार उस समय किस प्रकार की व्यवस्था रही होगी। मूर्तियों के अलावा और भी चीजें जैसे कि और भी स्मारक मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या मिलते हैं, और भी चीजें जैसे कि स्मारक हो गया। इसके अलावा मृदभांड, मृदभांड माने होता है क्या, मृदभांड माने क्या होता है, मिट्टी के बने हुए बर्तन मिलते हैं। इसके अलावा और भी चीजें हमको प्राप्त होती है जिसके माध्यम से हमको चीजें पता चलती हैं। इसके अलावा जैसे कि चित्र हो गया, तो बहुत सारे चित्र भी मिलते हैं। तो ये सब हो गए आपके पुरातात्विक स्रोत हो गए। इसके अलावा बात की है साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत में तमाम सारी जो किताबें मिली हैं, किताबों में अगर बात की जैसे कि आपके देखिएगा जैसे कि रामायण हो गई, ठीक, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक, महाभारत हो गया। इसके अलावा आप देखिएगा जैसे कि बौद्ध ग्रंथ हो गए कुछ, ठीक, इसके माध्यम से भी बहुत जो है बौद्ध ग्रंथ हो गए, ठीक। इसके अलावा आपकी तो वेद सबसे पहले ही रख सकते हैं आप, वेद हो गए, वेद के अंतर्गत। इसके अलावा वेद के अलावा वेदांग भी देखिए, वेदों के अंग यानी वेदांग 6 है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं शास्त्र हो गए, पुराण हो गए, ठीक, इस सभी के माध्यम से हमको ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। और फिर आप देखते हैं जैसे कि स्मृतियां हो गई, बहुत सारी स्मृति, ठीक, जैसे मनुस्मृति हो गई, या और इसके अलावा तमाम प्रकार के गृह सूत्र लिखे गए, गृह सूत्रों के माध्यम से हमको बहुत जानकारी मिलती है। तो कई चीजें हैं जिसके माध्यम से हमको ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात ये कुछ चीजें थी साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत। साहित्यिक स्रोतों में विभिन्न यात्रियों के द्वारा लिखे गए जो विवरण होते हैं, जैसे कि तमाम प्रकार के यात्री आए, ठीक है, जो यात्री भारत का विवरण करते गए हैं, उन यात्रियों के विवरण से भी हमको यहाँ की चीजों के बारे में पता चलता है। तो ये किताबें बहुत सारी हो गई, तो ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इसको तो आपको लोगों क्लियर हुई होगी बातें, ठीक। इसके अलावा आप देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हमको ये सारी चीजें पता चलती है। वैदिक साहित्य में खास करके वेद, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, या इसके अलावा आप देखते हैं पुराणों में 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, ठीक है, कई सारे वेदांग, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो उन्हीं वेदांगों के माध्यम से हमको यह भी जानकारी मिलती है कि इतिहास में क्या क्या चीजें रही हैं। तो थोड़ा सा हम एक प्रकार से नजर डाल लेंगे अभी इन सभी पक्षों पर, ठीक है, कि किस प्रकार से चीजें मिली हैं। मुद्राओं के माध्यम से बात की है, किस प्रकार से चीजें होती हैं उसको थोड़ा समझ लेंगे हम। मुद्राओं के माध्यम से जैसे कि आपको पता ही होगा तमाम प्रकार की मुद्राएं हमको प्राप्त होती हैं, अभिलेख प्राप्त होते हैं, शिलालेख प्राप्त होते हैं, ठीक है। मुद्राओं में खास करके बात की जैसे कि प्राचीन भारत तक पढ़ने वाले तमाम प्रकार के पुरातात्विक स्रोतों से मुद्राओं का पता चला है। पुरातात्विक जब खदानें या फिर कोई खुदाई होती है या जब भी शोध होते पुरातात्विक रूप से, तो एक हमको क्या मिलते हैं, कुछ मुद्राएं मिलती हैं। मुद्राओं का हम क्या करते हैं भाई, कार्बन डेटिंग एक पद्धति होती है। कार्बन डेटिंग पद्धति के तहत क्या होता है, कार्बन डेटिंग एक पद्धति होती है। इस पद्धति के तहत हम क्या करते हैं, किसी भी जो पुरातात्विक वस्तु होती है उसका हम क्या निकाल लेते हैं, आयु निकाल लेते हैं, यानी कि वर्ष उसका निकाल लेते हैं, कितने साल पुराना है ये, ठीक। तो कितने साल पुराना है उसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, कार्बन डेटिंग के माध्यम से। तो इससे हमको पता चलता है कि ये चीजें जो हमको मिली हैं वो कितनी साल पुरानी हैं। इसके अलावा लेखों, अभिलेखों और शिलालेखों की बात की जाए तो कई सारे अभिलेख, कई सारे शिलालेख मिले हमको। जैसे कि बात की जाए शिला पर लिखे गए जो लेख होते हैं उनको हम शिलालेख कहते हैं। और भी जो चीजें बहुत सारे लोगों ने जैसे कि अशोक वगैरह ने जो है स्तंभ लेख करवाए, स्तंभ अलग अलग जगहों पर, ठीक है, जो नीतियां थी उसको लिखने का प्रयास किया, और भी चीजों को लिखने का प्रयास किया, ठीक। तो इन सभी चीजों को भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ विदेशी अभिलेख भी मिलते हैं, जैसे कि एशिया माइनर में आप देखिएगा बोगस कोई का अभिलेख आपको मिलता है। इसके अलावा आप देखते हैं तमाम प्रकार के अभिलेखों का जो है विवरण मिलता है। उन सभी अभिलेखों के माध्यम से हमको पता चलता है कि क्या क्या चीजें रही होंगी उस समय काल में, और उस अभिलेखों में जो चीजें लिखी गई हैं उसके आधार पर हम उस समय की संस्कृति, उस समय के इतिहास, उस समय के कल्चर के बारे में पता लगा सकते हैं। वैसी सभ्यता कैसी थी उसके बारे में पता लगा सकते हैं, और उस समय किस प्रकार की चीजें थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सभी तंत्रों पर हम प्रकाश डाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो चूंकि एक पद्धति आपको बता दूं कि जैसे कि जो पेड़ होते हैं उनकी वर्ष कैसे निकाली जाती है, तो पेड़ों की जो वर्ष होती है, जब आप पेड़ कटा हुआ कोई देखिएगा तो उस पेड़ कटे हुए से मान लेते हैं ये एक वृक्ष है, ठीक है, और इसको एक प्रकार से मान लेते हैं कटा है, इस पर एक छल्ले पड़ जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, पेड़ कटे पर छल्ले पड़ जाते हैं। तो ये छल्ले को देख करके हम
एक एक वर्ष के हिसाब से समय लगा सकते हैं। एक छल्ला 1 वर्ष का होता है, तो जो है वृक्षों की वर्ष हम पेड़ों पर उसके जो वलय होता है उसके हिसाब से लगा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर बात की जाए जैसे कि पशुओं की अगर बात की जाए, जो सींग वाले पशु होते हैं उन पशुओं की उम्र निकालने के लिए उनके सींग में जो सींग होती है ऐसे ऐसे करके देखिएगा, सींग के नीचे खास करके आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार के कुछ छल्ले पड़े हुए होते हैं। तो उसके माध्यम से हमको पता चलता है कि हाँ ये सींग कितनी पुरानी है, कितने साल की है। तो ठीक इसी प्रकार से कार्बन डेटिंग पद्धति के तहत हम मुद्राओं को या फिर जो भी अवशेष हमको मिलते हैं खुदाई के दौरान, उन अवशेषों से हम उस समय काल के बारे में जान लेते हैं कि ये वस्तु कितनी साल पुरानी है, और उस साल पुरानी ये वस्तु के बारे में पता लगा लेते हैं। तो हम ये भी बता सकते हैं कि हाँ ये मुद्राएं उस समय चली थी। मुद्राओं पर चूंकि राजाओं का चित्र भी अंकित करवाते थे लोग, सुवर्ण की मूर्ति मिली, मतलब कि सोने का अगर मुद्रा मिली तो पता लगा कि हाँ वहां पर सोने का विकास हो चुका था। तो इस प्रकार से हमको ये चीजें पुरातात्विक स्रोत है जिसके माध्यम से हमको तमाम सारी चीजें पता लगती है। पुरातात्विक स्रोतों में कई सारी चीजें हमको मिलती हैं, और ये जो है खास करके जो पुरातात्विक स्रोत में जो मुद्राएं मिली या जो लेख अभिलेख और शिलालेख मिले हैं, इनकी भाषा की बात की जाए तो इनकी भाषा जो रही है पाली, प्राकृत और कुछ की आप देखेंगे संस्कृत भाषा में भी कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं। ठीक, तो पाली प्राकृत भाषा में खासकर ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई पड़ेगी। ओके, और संस्कृत में भी आपको मिली है। इसके अलावा आप देखिएगा तमिल और मलयालम भाषा में भी आपको मिली है। किसमें भाई? तमिल और मलयालम, तमिल एवं मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा, तो तमिल एवं मलयालम भाषा में भी, पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में, इन सभी में तमाम सारे अभिलेख मिले हैं, उनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तमाम प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। ठीक, इसके अलावा आप देखिएगा जैसे कि मुद्राओं में भी कई सारे मुद्राएं मिले, जैसे कि बीजे गोखले ने मुद्राओं का महत्व प्रकाश डाला उस पर, और उसके अलावा मुद्राओं के माध्यम से इतिहास के बारे में सबसे सटीक जानकारी बताने का प्रयास जो है इन्होंने किया, गोखले जी ने, और कहा। और मूर्तियों की खास करके बात करें तो कई सारी मूर्तियां भी मिलती हैं हमको। मृदभांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन है वो प्राप्त होते हैं। तमाम सारे हमको स्मारक मिले हैं, भवन मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, भग्न अवशेष मिले हैं। आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो वहां से कई सारी चीजें हमको मिली हैं, जिसके माध्यम से हम उस समय की स्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, सामाजिक चीजों के बारे में, आप वहाँ की सिंधु घाटी की सड़कों के बारे में क्या बताते हैं कि ये चौकोर सड़कें बनी हुई होती थी। ठीक है, तो ये सब किस प्रकार से हमको जो चीजें मिली उसके माध्यम से। और इसी किनारे किनारे नाली बनी होती थी। नाली क्या थी? ढकी हुई नाली थी। रोडों किनारे घर जो होते थे ये आमने सामने बने होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। यानी एक जो है नगर नियोजन की बात की, नगर नियोजन बड़ा अच्छा था यहाँ का। ठीक, इस प्रकार से घर बसा करते थे। ठीक, और यही घर के बगल से नाली आती थी। एक जो है विशाल अन्नागार हुआ करता था। ठीक, ये तमाम प्रकार की चीजें हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उसमें पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतिहास जानने की दृष्टि से राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति और वहाँ की जो संस्कृति है, कला है, सभ्यता है, उन सभी के बारे में हमको जानकारी जो होती है वो ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से, हमको पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से पता चल जाती है। इसके अलावा कई सारे चित्र मिले हैं, उनके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। मूर्तियां मिली, स्मारक मिले। ठीक, तो इन सभी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। आप देखते हैं मंदिर, स्तूप या फिर अन्य स्मारकों को भी दिखाई पड़े हैं। नर्तकी की कांसे की जो मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, उस पर भी नजर डालें। इसके अलावा और भी चीजों का जो है पता लगा है हमको। तो जब खनन होते हैं तो तमाम प्रकार की सभ्यताओं का पता चलता है, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, कौन सी सभ्यता भाई? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है। और विश्व में सिंधु घाटी की सभ्यता अगर आई तो खुदाई के दौरान मिली हमको। तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान रखना होगा आपको। इसके अलावा बात की जाए साहित्यिक स्रोतों की, तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो ये जो सामग्री हमको पुरातात्विक जो है इन चीजों से मिली है, उसमें और भी चीजें जैसे कि पशुओं की हड्डियां भी मिली, पशुओं के सींग मिले। तो मैंने इसीलिए बताया था कि सींग के माध्यम से पता लगा सकते। तो पशुओं के जो सींग मिले हैं उन सींगों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने वर्ष पुराने सींग थे, कितने पहले के पशु कितने वर्ष जीते थे, ये सब पता लगा सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से चीजें आपकी क्लियर हुई। अब थोड़ा सा हम और, अब ये जो चीजें आपको मिली है पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से, ये आपका कितने मतलब किस समय के बारे में बताती है भाई? तो ये सब जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय काल है, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व,
इस समय जो चीजें रही हैं उसके बारे में हमको खास करके जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो ऐतिहासिक स्रोतों में, पुरातात्विक स्रोतों में तमाम प्रकार की चीजें मैंने बताई, ये सब लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा रामायण वगैरह की बात, वैदिक हिंसा की, सबसे पहले वेदों की बात की, चूंकि वेद जो आए हैं वो पहले आए हैं। वेदों की जब हम बात करते हैं भाई, जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करें किसकी भाई, वेदों की, पुराणों की, इसके अलावा जो है और चीजों की, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती है। उसमें ऋग वैदिक कालीन जो जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा बात की जाए सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है उसके उस मतलब कि उसमें भी हमको जानकारी मिलती है प्राचीन सभ्यता की, प्राचीन इतिहास के, प्राचीन सब चीजों के बारे में वैदिक समाज की जानकारी मिलती है। चारों वेदों की सहायता से हम लगभग 900 वर्षों का जो इतिहास है, 900 वर्षों के इतिहास के बारे में बढ़िया जानकारी मिलती है। कौन कौन से 900 वर्ष, 1500 ईसा पूर्व से बात की जाए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है, इस समय काल के बारे में जानकारी हमको वेदों पुराणों से मिलती है, मतलब वैदिक साहित्य से मिलती है। तो इन ग्रंथों में से आप देखते हैं आर्यों की उत्पत्ति का पता चलता है। आर्यों की उत्पत्ति के साथ ही साथ आप देखते हैं उनका मूल निवास कहाँ था, कैसा था, किस प्रकार से रहते थे, उन सभी चीजों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अर्थात वो आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया से आए, कहाँ से आए आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ तक कि वेदों में आप देखिएगा तो नदियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। कौन सी नदी थी, किस प्रकार की बह रही थी, मतलब कि नदी, सरस्वती नदी के बारे में वर्णन है। माता गायत्री के तेजपुंज के बारे में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सब वेदों के ही मंत्र हैं। इसके अलावा जो है स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रत्यस्वा मरुतः प्रसन्नमातरः शुभं यावबानो विथेषु जगमयाः अग्निर्जिह्वावनवसूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्चिमारभिः यत्र जनः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवः गुङ्गसस्तनूभिर्वरसेमहि देवहितं यद्दायु शतमिन्नु शरदो वन्ति देवाः यत्र नश्चरका जरसन्तानूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखदायुगर्गन्तो आदिरिक्तोरन्तनिरक्षामि मदितिर्मातः स पिता स पुत्रः विश्वे देवः आदित्यपञ्चजनः आदित्यजातमादित्यजातनित्यं ब्रह्म दीर्घायु तो वायवालाय वर्चसे सुप्रजापते स्तवाय यथो जीव सरस्तम धव शांतिरिक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया वनस्पतया सर्वज्ञं शांति सर्वोंग शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सान्नाः कुरु प्रजाभ्यो यत अभयन्नः पशुभ्यः विश्वानि सावित दुरितानि यत्र परासो यद भद्रं तन्नयासो। विश्वानि किसको कहा जाता है, भगवान सूर्य को। तो ये सब वैदिक मंत्र हैं जो कि पूरे के पूरे वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। और खास करके हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात की जाए, जब भी कोई पूजा होती है तो सबसे पहले वैदिक मंत्रों का ही उच्चारण होता है, इसी स्वस्ति वाचन का, ठीक, जो मैंने अभी अभी आपको सुनाया पढ़ करके। तो ये जो है प्रकार से जो स्वस्ति वाचन है, इसके खास करके बात की जाए तो ये सब वैदिक जो है वेदों की ही तो देन है। तो वैदिक समाज कैसा था, वैदिक समाज में लोग पशुओं को कैसे पालते थे, वैदिक समाज के लोग नदियों किनारे बसते थे और आखिरकार किस प्रकार से चीजें किया करते थे, उनकी कृषि के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके पहनावा ओढ़ावा के बारे में, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता के बारे में, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी हमको वेदों के माध्यम से, वैदिक समाज के माध्यम से लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो इतिहास है, उन सभी चीजों के बारे में हमको जानकारी वेदों से मिलती है। ओके, उनका विस्तार कहाँ तक रहा, उनका फैलाव कहाँ तक, आर्थिक क्रियाकलाप, धार्मिक दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवस्था, इसके अलावा राजनीतिक संरचना, सांस्कृतिक उपलब्धि, इन सभी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और उनका धार्मिक विश्वास कैसा था आर्यों का, इसके बारे में भी हमको वेदों में जानकारी मिलती है। वेदों से हमको संगीत वगैरह की भी जानकारी मिलती है। 4 वेद हैं जो है सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मतलब कि सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे लास्ट वाला अथर्ववेद है। वेद त्रयी में आपसे एग्जाम में पूछता है कि वेद त्रयी की बात की जाए, यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, वेद त्रयी, वेद त्रयी में संकलन किसका नहीं, तो इसमें देखिएगा सामवेद है आपका, ठीक है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ठीक है, और आपका जो है ऋग्वेद है, ठीक।
जबकि आपका कौन सा अथर्ववेद नहीं आएगा। तो ये वेद त्रय में संकलित है ये चीजें, क्योंकि अथर्ववेद जो है वो बाद में उसकी रचना हुई है। ठीक, वेदों को क्या कहा जाता है भाई, वेदों को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि ये वेद जो हैं ये क्या हुए थे भाई, वेदों को गा करके खास करके सुनाया जाता था और इनको याद करते थे लोग पहले जब पढ़ाया जाता था वेदों को। ठीक है, लिखित स्वरूप नहीं थे वेद, बाद में इसका सृजन हुआ है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये हो गए आपके वैदिक साहित्य की बात। उसके बाद में बहुत सारे सूत्र आए, जैसे कि वेदांग वगैरह की बात की जाए, 6 वेदांगों की रचना हुई, शास्त्रों की रचना हुई। ठीक है, इन सभी के चीज मतलब इन सभी के बारे में वैदिक साहित्य के बाद में सूत्र साहित्य काल आता है। और सूत्र साहित्य काल जो है इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें सूत्रों की रचना हुई, बहुत सारे सूत्र लिखे गए। ठीक है, बौधायन गृह सूत्र, पाराशर गृह सूत्र या अन्य प्रकार के सूत्र लिखे गए। उन सभी सूत्रों के माध्यम से हमको उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो स्मृतियों और गृह सूत्र मैंने यहाँ पर बताया ये आता है, तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है सूत्रों में। और शिक्षा शास्त्र, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, शिक्षा, ये सब जो है क्या है, वेदों के अंग। कौन कौन से, शिक्षा हो गया आपका, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया। ठीक है, इसके अलावा निरुक्त के अलावा और कौन सा, छंद और ज्योतिष। 6 वेदांग है, कौन कौन से भाई, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये जो है अगर इन सभी चीजों को व्यक्ति जान गया तो शिक्षा शास्त्र का ज्ञाता कहलाता था। ये सब जानकारी हमको सूत्रों के माध्यम से ही पता चलती है। और ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता था उनको हम कल्प सूत्र कहते थे। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया कि कल्प सूत्र कैसे कहा जाता है, जिसमें नियमों का और नियमों के बारे में बताया जाता है और दैनिक जीवन की क्रियाओं के बारे में, तो वो कल्प सूत्र कहलाते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, यानी कि इसमें विधि, नियम, कायदे, कानून बताए जाते हैं जीवन के, वो सब कल्प सूत्र कहलाते हैं। तो सूत्रों के भी आप देखिएगा 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई, सूत्रों के भी आपके कितने भाग होते हैं, सूत्रों के भी आपके कितने भाग होते हैं भाई। सूत्र के अगर बारे में हम बताएं तो सूत्रों के भी कितने भाग होते हैं, सूत्रों के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग है भाई सूत्रों के, एक तो होता है आपका स्रोत सूत्र, एक होता है गृह सूत्र और एक होता है धर्म सूत्र। कौन कौन से भाई, एक होता है आपका, लिख लीजिए सभी लोग, एक होता है आपका स्रोत सूत्र। कौन सा, स्रोत सूत्र। ठीक, स्रोत सूत्र। एक होता है गृह सूत्र और एक होता है आपका धर्म सूत्र। ठीक, इसमें आप देखिएगा अलग अलग चीजों में अलग अलग नियम बताए जाते हैं। ये सूत्र जो होते हैं इसमें 3 प्रकार के 3 कैटेगरी में होते हैं और इन तीनों कैटेगरी के बारे में अगर हम देखेंगे तो बहुत जानकारी हमको मिलती है। ठीक, तो इस प्रकार से गृह सूत्रों में आप देखिएगा, वैसे स्रोत सूत्रों में आप देखेंगे तो इसमें यज्ञ के बारे में बताया जाता है। ठीक, गृह सूत्रों की बात किया तो ये गृह पता है आपको नाम से, इसमें जो गृह के नियम होते हैं, घर के नियम होते हैं, उसके बारे में मनुष्यों के लौकिक और पारलौकिक जो कर्तव्य होते हैं उसके बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य के जो कर्तव्य होते हैं उसके बारे में, कर्तव्यों के बारे में। धर्म सूत्र की अगर बात की जाए तो धर्म सूत्रों में आप देखिएगा, धर्म सूत्रों में मेरे भाई, धर्म सूत्रों में आप देखेंगे तो कई प्रकार की चीजों के बारे में, जैसे कि धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, इन सभी चीजों के बारे में, यानी ये सब आपके कर्तव्य कैसे होंगे और किस तरीके से आप धार्मिक अपना जीवन निर्वाह करेंगे, आर्थिक क्रियाओं को कैसे मैनेज करेंगे या फिर सामाजिक चीजों पर कैसे ध्यान देंगे, मतलब हर एक चीज के बारे में इसमें जो है बताने का प्रयास किया गया। तो ये 3 प्रकार के सूत्र हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है भाई, इससे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में आपका आता है कौन सा भाई, महाकाव्य। महाकाव्य की अगर बात की जाए खास करके रामायण की, तो ये रामायण महाकाव्य जो आपका पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा, रामायण जो आपका महाकाव्य पड़ेगा, रामायण, महाभारत, ये सब महाकाव्य लिखे गए हैं। तो इसमें आप देखिएगा इसमें भी बहुत जानकारी मिलती है, खास करके रामायण और महाभारत से। कौन कौन सी जानकारी मिलती है रामायण और महाभारत से, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य आते हैं खास करके, और उसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें रामायण आप देखिएगा, महाभारत और रामायण सबसे महत्वपूर्ण है महाकाव्य काल में। इसमें आप देखिएगा मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी हमको मिलती है, किसमें, जैसे कि जो है मौर्य काल, मौर्योत्तर, ठीक है, मौर्य काल के बाद की जानकारी जो होती है वो हमको रामायण और यहाँ से मिलती है, महाभारत से मिलती है। और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने करी थी, एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी थी। महाभारत की रचना किसने करी थी, वेद व्यास ने करी थी। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो है व्यास जी ने वेदों को लिखा था, नहीं, व्यास जी ने वेदों को नहीं लिखा था, ये बात ध्यान रखिएगा,
किसने लिखा था वेदों को? वेदों को लिखने के लिए भाई पता ही नहीं चल रहा है कि वेदों को किसने लिखा, क्योंकि वेद जो थे वो श्रुति कहलाते हैं। चूंकि ये एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, इस प्रकार से ये श्रुति के हिसाब से, जनश्रुतियों के हिसाब से चलते चले आए। यानी वेद जो है इसको किसी ने लिखा नहीं है ऐसा बताया जाता है, अर्थात मतलब ये खोज नहीं हो पाई किसने लिखा वेदों को। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी को रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार, इसको ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा इसमें 12वीं सदी का चित्रण किया गया, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और महाकाव्य में पूरे भारतीय समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया गया, किस प्रकार से जो है मतलब किस प्रकार से जो कर्म है उनको करना चाहिए, किस प्रकार से मतलब आप देखिए महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई, रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आप भी देखिएगा कि धर्म पर मतलब कि धर्म की अधर्म पर विजय होती है, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। ठीक है, नीति पर मतलब कि अनीति पर नीति की विजय होती है, या नीति की अनीति पर विजय होती है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, चाहे वो राम जी का व्यक्तित्व हो, चाहे वो किसी का व्यक्तित्व हो, आप देखिएगा हर व्यक्तित्व अपना एक आदर्श प्रस्तुत करता है हमारे समक्ष, जिसके माध्यम से उस समय के इतिहास के बारे में तो जानकारी मिलती है और वर्तमान की दृष्टि से भी प्रासंगिक है, और उस पर हम चल करके अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हमको क्या पता मतलब हो सके, इतिहास इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम इतिहास से कुछ सीख सकें और उसको वर्तमान में जो गलतियां हो रही हैं या फिर जो समस्याएं वर्तमान में उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए हमको इतिहास पढ़ाया जाता है। क्योंकि इतिहास में भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, तो उन घटनाओं में उस समय के लोगों ने क्या क्या किया था, किस प्रकार से उस समस्या का समाधान किया था, उसी चीज को सीखने के लिए हमको इतिहास पढ़ाया जाता है और हम और आप लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो इतिहास ना केवल एक विषय वस्तु है बल्कि एक मार्गदर्शन करने का काम करता है इतिहास। ओके, तो इसीलिए इतिहास को पढ़ना परम आवश्यक है। इतिहास के बारे में तमाम प्रकार की जानकारियां जो है मिलती है हमको। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। आप देखेंगे महाभारत की बात में तो रामायण खास करके मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी देता है। वहीं अगर महाभारत की काल की बात की तो दूसरा महाकाव्य है जो है ये खास करके महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, और 400 ईस्वी मतलब कि गुप्त काल में आप देखिएगा इसका अंतिम रूप या अंतिम संकलन होता है। और खास करके महाभारत में आप देखेंगे तो गुप्त काल के बारे में खास करके जानकारी या फिर इन सभी चीजों के बारे में, और इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, या सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से चीजें हुई, और महाभारत से, रामायण से, या बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं तमाम जो पिटक वगैरह हैं, ठीक है, उनसे तो जानकारी मिली, जैन ग्रंथों से और बौद्ध ग्रंथों से हमको ऐतिहासिक जानकारी मिली, ऐतिहासिक सभ्यता, ऐतिहासिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिली। तो इसको हमको एक प्रकार से देखना पड़ेगा, मतलब कि इतना ज़्यादा जो है हमको समझ में आ गई बातें कि यानी कि और यात्रियों की विवरण, तमाम प्रकार के यात्री आते गए, तो खास करके मध्यकाल के बारे में जानकारी देंगे ये लोग। और खास करके हमको हमारा जो पेपर का नाम क्या है, भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमको पता करना है। सभ्यताओं के बारे में हमको जो है यहाँ पर जानकारी जो है मिलती है, ना कि हमको सभ्यताओं के बारे में हमको पढ़ना है, ना कि पूरे के पूरे इतिहास के बारे में पढ़ना है। ठीक, क्योंकि इतिहास आपको इसके बाद में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ केवल आपको सभ्यताओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक मध्यकाल इतिहास होगा, उसमें आपको इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक स्रोत यानी इतिहास में कौन कौन से राजा रहे हैं, उनमें कौन कौन से किन किन किताबों के माध्यम से किन किन के समय में क्या क्या हुआ है, तो उसको हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें। ठीक है, इसीलिए आप लोग सोच रहे हो कि सर जी आपने राजा महाराजाओं के बारे में तो नहीं बताया, क्योंकि हमको सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है, जो है जो सभ्यताएं संस्कृतियां रही प्राचीन भारत की चाहे हो प्राचीन विश्व की, उनके बारे में पढ़ना है। तो चूंकि अभी तक यही थे कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में बांट करके हम पढ़ सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राएं, लेख, अभिलेख, शिलालेख, मूर्तियां, स्मारक, नृत्यभांड, चित्र सब मिले। साहित्यिक स्रोतों में आपका जो है वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, ये सब हो गई, स्मृतियां, सूत्र, और जो है रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ हो गए, यात्रियों के तमाम सारे विवरण हो गए। इन सभी के माध्यम से हमको ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, खास करके आपको पता ही हो गए सारी चीजें। तो कुल मिलाकर के ये चीज क्लियर हो गई आपकी कि यहाँ से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब जो नेक्स्ट आपका आएगा, जैसे कि साहित्यिक स्रोतों में और भी
व्याकरण भी है, निरुक्त भी है, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, इन सभी के माध्यम से भी हमको चीजें प्राप्त होती है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है। तो ये आपका लगभग और लगभग यहीं पर अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस इतना ऐसा पढ़ना था। पहला चैप्टर आपका छोटा सा चैप्टर था। अब इसी को पढ़े तो बहुत विस्तार से भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि उसका कोई मतलब नहीं होगा। पढ़ना आपको क्या है भाई, बस पढ़ना इतना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको यही पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास या भारतीय प्राचीन संस्कृति या सभ्यता को जानने के लिए मतलब कि ऐतिहासिक स्रोतों का विवरण दीजिए। प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, प्रश्न आपसे पूछेगा, मैं आपको प्रश्न जो है बता ही दे रहा हूँ प्रश्न कौन सा पूछता है आपसे एग्जाम में। प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोतों की विवेचना कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। या आपसे ऐतिहासिक स्रोत ना पूछ करके आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोतों की विवेचना कीजिए, मतलब सांस्कृतिक तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। क्या प्रश्न पूछेगा भाई, प्रश्न पूछेगा प्राचीन भारतीय संस्कृति के या प्राचीन भारतीय सभ्यता के जानने के स्रोत के रूप में ऐतिहासिक मतलब कि पुरातात्विक स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए या फिर साहित्यिक स्रोतों का विवरण दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछेगा। इसके संदर्भ में सभ्यताओं और संस्कृतियों को जानने के संदर्भ में तो आप बड़े आसानी से सभ्यता संस्कृति बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें हुई, स्ट्रक्चर आप बना करके समझा सकते हैं। तो लगभग आपका समाप्त हो जाएगा चीजें। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे आते हैं, इसके उत्तर को आपने समझा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा यानी कि सेकंड चैप्टर, उसमें हम क्या चर्चा करेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे भाई, और ये खास करके वेदांगों की बात की तो मैंने आपको बता ही दिया वेदांग वगैरह के बारे में। ठीक है, चर्चा कर लेंगे। तो और उसके बाद में जो लास्ट आपका आएगा मतलब अगला चैप्टर जो आपका आएगा, उस चैप्टर में हम क्या चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से चीजें थी और कैसे कैसे चीजें हुई, इसके बारे में समझ लेंगे। एक प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से आता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, विस्तार समझेंगे, जो अन्नागार मिले, जो जो चीजें मिली है उसके बारे में जानने का प्रयास रहेगा। तो बस ये ऐतिहासिक स्रोत थे जिसके माध्यम से हमको प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है। बस हमको यही जानना था कि कौन कौन से स्रोत हैं। तो ये स्रोत आपके समक्ष लिखे हुए हैं। ऐतिहासिक स्रोतों में यही दो चीज आती है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में मुद्राएं, लेख, अभिलेख, शिलालेख, मूर्तियां, स्मारक, निर्माण, चित्र सब आते हैं। साहित्य में आप देखेंगे रामायण महाभारत को एक कैटेगरी में रख सकते हैं, वेद, वेदांग, शास्त्र इन सभी को एक में रख सकते हैं, स्मृति, गृह सूत्र को एक में रख सकते हैं, यात्रियों के विवरण को, क्योंकि यात्री वगैरह उस समय प्राचीन भारत में उतना ज्यादा आए नहीं, तो इसलिए यात्रियों का विवरण लिखना उतना ज्यादा उचित नहीं होगा। ठीक, लेकिन कुछ मात्रा में अगर आए होंगे तो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई इतना लगभग। ठीक है, तो चला जाए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। और भी चैप्टर्स आपको हम चर्चा करेंगे जल्द ही, और जियोग्राफी के बारे में भी बता देंगे, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1, वैसे सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, अगर आप कहिएगा तो मैं फिर से उसको पढ़ा दूंगा। परेशान नहीं होना आपको, हर एक सब्जेक्ट के हम जो है चैप्टर वाइज कुछ क्लासेस आपके दे देंगे। कुछ क्लासेस क्या लगभग देने का प्रयास करेंगे, जहां तक है मेरा पूरा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, लाइक शेयर करते रहिएगा। मैं आपको और विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा, हर एक चीज को बताऊंगा। ठीक है, तो आपको भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बस चतुराई के साथ पढ़ना है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही जो है तीव्र गति से हमको पढ़ना है और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं आने वाले समय में। और अभी मैं बता दूं, जो 2022 के मॉडल पेपर हमने डिस्कस कर दिए थे, उसको एक बार आप सभी लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और उसके बारे में फिर वहां से प्रश्न अवश्य आएंगे आपकी परीक्षा में। तो आप एक बार जरूर जो है एक बार देख लीजिएगा, जो हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया है आपकी यूट्यूब चैनल पर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का जो मॉडल पेपर है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपसे ही विनती है, रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू। गुड नाइट सभी को, धन्यवाद।